स्वागत है आप सभी छात्रों का आज के इस वीडियो में। तो प्रिय छात्रों, पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था गॉस की प्रमेय के बारे में। गॉस का स्टेटमेंट देखा था और उस गॉस के प्रमेय का डेरिवेशन देखा था, किस तरह से उसका डेरिवेशन किया जाता है। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग से मतलब है एप्लीकेशन। इसका मतलब ये हुआ कि किस तरह से हम गॉस की प्रमेय का यूज़ देखेंगे कि उसकी सहायता से हम कौन कौन सी चीज़ों का पता कर सकते हैं। ठीक है, किस किस क्वांटिटी का मान निकाला जा सकता है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है या पोटेंशियल है यानी विभव है। इन सब चीज़ों का मान हम देखेंगे कि गॉस की प्रमेय की सहायता से किस तरीके से किया जाता है। तो इसमें पहले मैं आपको थोड़ा थोड़ा समझाऊंगा, क्योंकि सबसे फर्स्ट आज का जो आर्टिकल होगा उसमें हम लोग देखेंगे एक रेखीय आवेश घनत्व को। तो जैसे आप सामने चित्र में देख रहे हैं, ये एक लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी एक रेखीय चालक है जिसको समान रूप से आवेशित किया गया है। ठीक है, मैं भी इसका पूरा एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे। तो इसमें सबसे पहले समझ लीजिए एक तार होगा, एक सिंपल एक चालक तार होगा। उस चालक तार को जब आवेश आप देंगे तो वो जो आवेश है उसकी सरफेस पर एक समान रूप से फैल जाएगा। मतलब एक समान रूप से फैलने का मतलब जितना ऊपर चार्ज होगा उतना ही बीच में होगा, उतना ही इधर होगा, उतना ही सबसे नीचे होगा, एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। पिछले वाले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर कोई आवेश किसी चालक की एकांक लंबाई पर एक समान रूप से फैल जाता है तो इसको हम कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व। तो इसमें मुख्य रूप से या मेन रूप से अगर कहा जाए तो यहाँ पर हम लोग रेखीय आवेश घनत्व की डेरिवेशन के टॉपिक के साथ में ये एक्सप्लेन करेंगे कि इसके कारण आर दूरी पर, यहाँ पर अगर कोई पॉइंट पी मान लिया जाए तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई का मान कितना होगा। ठीक है, जितना मान इधर होगा उतना ही मान इधर होगा। यानी इस चालक तार से थ्रू आउट फुल इसकी पूरी लंबाई लिया जाए तो उसकी लंबाई से कहीं पर भी आप अगर आर का मान निकालते हैं तो उस आर का मान नहीं, आर से आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सबके लिए इक्वल होगी। आर का मान जैसे जैसे बढ़ेगा उसी के साथ ई का मान भी वेरी करेगा, यानी ई का मान भी परिवर्तित होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये वाला जो डायग्राम आपको डरा रहा है, इसका डरा हुआ रूप आपसे अलग करते हैं और ये बताते हैं कि ये सब चीज़ें हैं क्या। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देख रहे हैं, हम पहले भाग में करेंगे पहला एप्लीकेशन इसका, अनंत लंबाई के आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आइए सबसे पहले एक अनंत लंबाई का सीधा तार बनाया जाए, स्ट्रेट वायर बनाते हैं जिसको हम नाम देंगे एक्स वाई। ठीक है ना, तो ये है आपका सीधा वायर एक्स वाई। और अब जैसा इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करना है तो सबसे पहले इसको चार्ज करना पड़ेगा। इसको आप आवेश देंगे, धनात्मक आवेश दिया, पॉजिटिव चार्ज दिया, और जो आवेश दिया वो इसकी सतह पर एक समान रूप से फैल जाएगा। ये प्रक्रिया स्वतः ही होगी, ये नहीं कि आप ही करेंगे। वह अगर किसी भी चीज़ को अगर आप आवेश देंगे, किसी चालक को आवेश देंगे तो वो आवेश उसकी सतह पर, तो उसकी सरफेस पर एक समान रूप से फैल जाता है। अब हमें पता करना है इसके आर डिस्टेंस पे। ठीक है, तो इससे हमें आर दूरी पर कोई यहाँ पॉइंट पी लिया, ज़रूरी नहीं आप पॉइंट पी यहीं लें, यहाँ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने मेंशन किया एंड दैट इज़ पॉइंट पी। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दिस इज रिप्रेजेंट बाई स्मॉल आर से आपने इसकी रिप्रेजेंट को दिखा लिया। ठीक है, अब बात आती है कि हमें गॉस की प्रमेय से अगर इसका डेरिवेशन करना है तो गॉस की प्रमेय में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि उस चार्ज को जहाँ या उस वस्तु को जहाँ जिसके कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है उसको चारों तरफ से कवर करना होता है। ठीक है ना, अब अगर इसको कवर करना है तो आपने इसकी आर डिस्टेंस की तो उसकी रेडियस ले ली और एल दूरी तक की इसकी लंबाई को उसमें से आपने मेंशन कर लिया कि हमें इसकी एल लेंथ लेनी है। ठीक है, पूरी अनंत लंबाई ना लेकर हमने उसकी एल लंबाई को कंसीडर कर लिया। ओके, तो यहाँ अब आपको ये करना होगा कि इसकी लंबाई के एल और आर क्षेत्रफल तक, आर दूरी तक के भाग को आपको कवर करना पड़ेगा एक काल्पनिक गॉसीय पृष्ठ से। और जब आप इतने भाग को कवर करेंगे चारों तरफ से तो आपको मिलेगा एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ। एक बेलन मिलेगा जिसकी रेडियस होगी आर के बराबर और जिसकी ऊंचाई कह लें या उसकी लंबाई कह लें वो बराबर होगी एल के। ओके, अब यहाँ पर एक चीज़ और जो आपको समझनी है, तो इस गॉसी पृष्ठ के 3 क्षेत्रफल होंगे। ये अब इस एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा इसको आपको एक्सप्लेन करता है। तो यहाँ पर अगर आप इस पेन को एक सीधा रेखीय आवेशित चालक तार मान लें, ठीक है, और अगर इसको आपको चारों तरफ से कवर करना है तो आपको कुछ इस तरह से कवर करना होगा।
और इस जितनी एल लंबाई आपने देखा कि इस बेलन की, ये जो मेरे पास बेलन है, ठीक है, तो इसकी शेप बिल्कुल बेलनाकार है, तो इस बेलन की जो आकृति है वो इस तार को कवर कर रही है। क्लियर है, ठीक है ना। तो अब ज़रा इस पर फोकस कीजिए, बिल्कुल इस बेलन से आप इसकी तुलना कीजिएगा जिसकी लंबाई एल के बराबर है और जिसकी रेडियस आपकी आर के बराबर होगी, ठीक है ना। तो उसके इसका अब हमको क्या करना है कि एक तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल ये ऊपर हुआ जिसकी दिशा ऊपर की तरफ होगी, ठीक इसी तरह से नीचे वाले भाग की जो डायरेक्शन है उसकी दिशा नीचे की तरफ होगी, ठीक है ना। तो अब हमें इसी के क्षेत्रफल पर फोकस करना है, तो उसके 3 क्षेत्रफल होगा जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक ऊपर का पृष्ठ क्षेत्रफल जिसको आप ds कह लीजिए, जितना क्षेत्रफल ऊपर वाले का है उतना ही नीचे वाले का है, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन उसकी नीचे की तरफ है, ठीक है भाई। अगर इस पर आप पेंट करेंगे तो नीचे की तरफ ही तो करोगे, इसमें आपकी डायरेक्शन कहाँ होगी, ऊपर की तरफ होगी, ठीक। इसी तरह से ये वाला जो पृष्ठ है ये इसका कहलाता है वक्र पृष्ठ, ठीक है। तो इसका जो वक्र पृष्ठ है यानी बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है उसका फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखिएगा, 2πrl, ठीक है ना। 2πrl इसका वक्र पृष्ठ है जिसका हमें प्रयोग करना होगा। तो ये 3 पृष्ठ हुए जिससे निर्गत वैद्युत फ्लक्स का मान हमको पता करना है। टोटल फ्लक्स इसमें से कितना निकल रहा है, तो इस पूरी आकृति के जो 3 भाग मैंने आपको बताए, ऊपर वाला, नीचे वाला और ये वक्र पृष्ठ, इन तीनों से निर्गत जो वैद्युत फ्लक्स होगा उसका टोटल वैल्यू हमको पता करनी है। आइए स्टार्ट करते हैं कि जो भी भाषा हमने अब तक आपसे कही उसको लिखना है, ठीक है। तो समय की बचत के लिए मैं आपको ये लिख के दे रहा हूँ जिससे हमारा समय बचेगा। तो यहाँ पर है, माना XY एक अनंत लंबाई का आवेशित रेखीय चालक तार है, जैसे आपको मैं बताया था। इसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्बडा है और इससे r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। इसके लिए L लंबाई तथा त्रिज्या r के काल्पनिक गॉसीय पृष्ठ की रचना या कल्पना की जाती है, क्योंकि काल्पनिक होगा ये, ठीक है, काल्पनिक रहता है, तो ये भी लिख दिया है। यह एक बेलनाकार पृष्ठ के समान होता है क्योंकि एक बेलन बना रहा है और उसके 3 पृष्ठ जो बताए थे, तो उससे निर्गत यानी कुल आकृति से निर्गत या उस गॉसीय सरफेस से निर्गत वैद्युत फ्लक्स कितना होगा उसका मान हम लिखेंगे φ=φ1 + φ2 + φ3, ठीक है। तो 3 भाग हैं, 3 पृष्ठ जो मैंने आपको बताए, उसी तीनों भागों से निर्गत वैद्युत फ्लक्स कितना होगा उसका मान हमको पता करना है। आइए चित्र में देखते हैं। तो जहाँ भी ये छात्र थ्योरी लिखेंगे उस थ्योरी के सामने आप ये डायग्राम बनाएंगे और उस डायग्राम में अब आइए देखते हैं कि आप पृष्ठ 1 पृष्ठ 2 या डायरेक्शंस के साथ में कोण कितने बनने हैं उनको एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऊपर वाले पृष्ठ के बारे में। जो अभी ऊपर वाला पृष्ठ बताया था तो उसकी दिशा, उसमें अगर सूक्ष्म क्षेत्रफल ले लिया जाए, ठीक है, दोनों सरफेस, टोटल सरफेस आपको S मान लिया, इसको कह दीजिए S1, ये नीचे वाला S2 और ये साइड वाला वक्र पृष्ठ इसको हम लोग कह देते हैं S3। तो इसमें से जो सूक्ष्म क्षेत्रफल है उसको हमने कह दिया DS1, ओके। और DS1 की अगर डायरेक्शन कही जाए तो ये ऊपर की तरफ, जैसे भी 3 डायमेंशन फिगर में मैंने आपको बताया था, उसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी। इसी तरह से अगर नीचे वाले की डायरेक्शन DS2 का मान कहा जाए, यानी इसका सूक्ष्म भाग ले लिया जाए, तो उसकी डायरेक्शन की अगर बात की जाए तो उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी, ठीक। इसी तरीके से इसकी सरफेस का अगर कोई छोटा सा पार्ट ले लिया जाए, छोटा सा भाग ले लिया जाए, ठीक है, तो अब हम इस छोटे से भाग को कहेंगे DS3। क्लियर है सभी को, ओके। क्योंकि सदिश राशि है इसलिए आप इसके ऊपर वेक्टर का निशान लगा सकते हैं, वेक्टर का नोटेशन कर सकते हैं। नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन आपको निकालनी है, तो जैसे मैंने हम पिछले वाले वीडियो में आपको बताया कि प्लस से दूर होता है, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप इससे दूर की तरफ दिखाएंगे, दूर का मतलब इस एरो बनाएंगे और इससे दिखाएंगे कि ये इस तरफ है। ये नहीं है कि इसी तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरफ भी होगी, ऊपर की तरफ नहीं होगी, ठीक है ना। तो अब अगर देखा जाए तो इससे आप दिखा दीजिए ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन हो गई। तो ये कितना ज़रूरी है कि आपको इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, तो सब चीज़ क्लियर होनी चाहिए। और सभी छात्र जो भी देख रहे हैं इसको अच्छे से समझकर, इसके अच्छे से साफ साफ राइटिंग में नोट्स बनाकर आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम, फादर्स नेम और सेक्शन, ठीक है ना, सेक्शन भी क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि 2 सेक्शन है, M3 M4, तो वहाँ पर अलग अलग पता चल जाता है कि कौन सा छात्र किस से है। तो मैं उस सभी छात्रों के नामों को नोट कर रहा हूँ अपने पास में। पिछले कई सप्ताहों से हम लोग काम कर रहे हैं और उसमें जो भी छात्र लगातार अपने वीडियोस या अपना फ़ोटो खींच के मुझे सेंड कर रहे हैं, मैं उनके सबके नाम नोट कर रहा हूँ और उनका आंतरिक मूल्यांकन में उनको अच्छा मूल्यांकित किया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग मेहनत करते रहिए इसी तरह से। तो अब फिर से वापस आते हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E और
क्षेत्रफल सदिश, ठीक है, उनके बीच में बनने वाले कोण के ऊपर हमें फोकस करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको चीज़ को जरा देख लीजिए। तो जरा A1 यानी S1 की बात हम करें तो देखिए जरा S1 ये ऊपर की तरफ है, ठीक है। इसको अगर नीचे की तरफ बढ़ा लें तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रहा है और क्षेत्रफल की दिशा ऊपर की तरफ। तो जरा बता पाएंगे इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल बनना है? तो यहाँ पर ये एंगल आपका लंबवत बनना है, यानी थीटा इक्वल्स टू कितना हो रहा है? यहाँ पर 90 डिग्री हो रहा है, ठीक है। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? E और DS1 के बीच में बनने वाले कोण की बारे में। इसी तरह से DS2 की डायरेक्शन बिल्कुल नीचे की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी इस तरफ है। तो यहाँ पर भी ये परस्पर एक दूसरे के लंबवत हैं, यानी इन दैट केस दिस इज ऑल्सो थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। बट इन द DS3 को अगर आप फोकस करें तो DS3 भी इसी डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इसी डायरेक्शन में है। तो जब दोनों सदिश एक जैसी दिशा में होते हैं तो उनके बीच में बनने वाला कोण कितना होता है? 0 डिग्री होता है, ठीक है। तो 0 डिग्री का एंगल किसके लिए है? DS3 और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E के लिए है। समझ गए सभी को? बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि इसी पर आपका पूरा बेस ये आर्टिकल चलना है। तो उसको समझ लीजिए, एक बार फिर से बता रहे हैं। क्षेत्रफल जिसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, अभी मैंने आपको बताया भी था, जिसकी डायरेक्शन आपकी ऊपर की तरफ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर और इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इस तरफ है। इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ये हुआ आपका और इस क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन ऊपर की तरफ। तो ये दोनों पेन एक दूसरे के साथ में कितने डिग्री का कोण बना रहे हैं? 90 डिग्री है, ठीक है। इसी तरह से नीचे वाले की डायरेक्शन मैंने इसके कैप से दिखा दिया, ठीक है। और कैप और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो चाहे इधर कह लो चाहे उधर कह लो, जो नीले पेन से दिखा रहे हैं, ठीक है। तो वो भी एक दूसरे के साथ में 90 डिग्री कोण बना रहे हैं। अब ये वाला जो सरफेस है इसकी डायरेक्शन भी इधर ही है, चाहे कहीं किसी भी पृष्ठ से ले लिया जाए, निर्गत सभी दिशाओं में, ठीक है ना। 3 डायमेंशन फिगर है, सभी दिशाओं में इसकी तीव्रता की दिशा होगी और जो पृष्ठ की दिशा उसके अनुदिश है। तो इस कंडीशन में थीटा का मान 0 डिग्री के बराबर होगा। अब देखते हैं आगे। विद्युत फ्लक्स होगा फाई का मान, वो 3 भागों पर डिपेंड कर रहा है, φ1 + φ2 + φ3। तो अब जस्ट आप उसके नीचे से लिखेंगे कि φ1 का जो मान है वो सरफेस S1 को डिनोट कर रहा है और उसका मान होगा बराबर किसके? E वेक्टर डॉट DS वेक्टर 1 के, ठीक है। इसी तरह से दूसरे पृष्ठ की बात कर लें तो यहाँ पर आप S2 लिखेंगे। बहुत सारे ये विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से फॉर्मूले हम लोग पढ़ रहे हैं। DS2 इसके बारे में भी हम लास्ट वाले वीडियोस में देख चुके हैं, जिन्होंने नहीं देखे हैं वो उसमें जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, आप लोगों की सुविधा के लिए बना रखा है। तो E वेक्टर और DS3 वेक्टर, हमारा उद्देश्य केवल अपने छात्रों को, जो भी छात्र देख रहे हैं उनको आगे बढ़ाना है, केवल एकमात्र उद्देश्य। उसके बाद में अब यहाँ पर जैसा आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में EDS को अगर आप ओपन करें तो डॉट प्रोडक्ट है इनके बीच में भी, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट को कैसे ओपन करते हैं? EDS cos थीटा करके चलता है, तो यहाँ पर आप इसको लिखेंगे, वेक्टर नहीं लगाएंगे, EDS1 cos थीटा प्लस सिमिलरली इसी तरह से आगे आप लिखते चलिए। बहुत ईजी होता है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। DS2 बस जो भी चीज़ें हैं वो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, दैट्स ऑल। फिजिक्स में यही रहता है, फिजिक्स या ऑल सब्जेक्ट्स में सब में यही है। तो EDS3 cos थीटा। तो इस तरह से अब यहाँ पर आप ध्यान कीजिएगा कि EDS के बीच में कोण कितना बनना था? थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर भी थीटा कितना बनना था? 90 डिग्री, जो सरफेस दिखाए थे। लेकिन इन दैट केस DS3 के केस में कितना बनना था? थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो अब आपको करना यह है कि यहाँ पर cos थीटा की जगह cos 90 लगाएंगे, यहाँ cos थीटा की जगह cos 90 लगाएंगे, यहाँ cos थीटा की जगह cos 0 लगाएंगे। तो मैथमेटिक्स थोड़ा सा इस्तेमाल कीजिए। cos 90 का मान कितना होता है? दिस इज इक्वल्स टू 0। तो 0 का मल्टीप्लाई करेंगे, पूरा फैक्टर आपका खत्म, क्या हो जाएगा? 0। ठीक इसी तरह से ये वाला फैक्टर दूसरे पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स 0, ठीक है। अब ये वाला बचा, तो इसमें आप क्या करेंगे? S3 के लिए ले रहे थे, तो EDS3 cos थीटा यानी cos 0 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। सभी समझ लीजिए, cos 0 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। तो इस तरह से ये वैल्यू आपके पास केवल डिपेंड करेगी सरफेस 3 के ऊपर। तो अब 0 को ऐड करोगे, कोई फैक्टर नहीं पड़ेगा, और S3 मिला आपको, और ये वाला EDS3 के बराबर, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो वेरिएबल कॉन्सेप्ट है वो है आपका सरफेस, तो इसको E को आप बाहर निकाल सकते हैं और अंदर आ जाएगा DS3 के इक्विवेलेंट। DS3 है क्या? ये है बेलन का वक्र पृष्ठ, ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ये है किसका? बेलन का वक्र पृष्ठ, ठीक है, सरफेस है उसका, वक्र पृष्ठ। तो अब बेलन का वक्र जैसे मैंने बताया, आपको याद रखिएगा, तो कितना होता है? दिस वैल्यू इक्वल्स 2πr/L। इसको आप लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 करके आप इसको यहाँ पर छोड़िए। अब सेकंड कॉन्सेप्ट में आते हैं, और सेकंड कॉन्सेप्ट में आपका जो विद्युत
गॉस की प्रमेय है, ठीक है ना। गॉस की प्रमेय का स्टेटमेंट है कि किसी भी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान उस सरफेस के भीतर संपूर्ण आवेश, ठीक है, तो उस सरफेस के भीतर कितना आवेश था, क्यू आवेश था, और उसका एप्सिलॉन नॉट के गुना होता है। तो यहाँ पर आप स्टेटमेंट लिख देंगे, साइड में लिख दीजिए गॉस की प्रमेय की सहायता से, गॉस की प्रमेय की सहायता से, ठीक है। तो आपको लिखना पड़ता है, ये चीज़ें हम साइड में लिख देते हैं, जिससे कि जो एग्जामिनर हैं जो भी आपकी कॉपी चेक करें, ठीक है, उन्हें पता चल जाए कि स्टूडेंट ने ये कहाँ से लिया, उसका कारण उसको पता है। अब बस आपको करना ये है कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्विवेलेंट करना है, क्योंकि दोनों ही विद्युत फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। लिखेंगे समीकरण 1 बराबर किसके, समीकरण नंबर 2 के, यानी इक्वेशन 1 दिस इज इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर 2। तो बराबर कीजिएगा, तो यहाँ से इक्वेशन 1 से E इंटू 2πRL दिस वैल्यू इक्वल्स टू होगी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। आपको किसका मान पता करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान पता करना है। तो सिर्फ आप इसको यहाँ पर रखें, बाकी सभी चीज़ों को उस तरफ पहुँचा दें, तो 2πRL उधर पहुँचेगा। तो यहाँ पर हम 2π को एप्सिलॉन के साथ लिख देते हैं, 2π एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है, और इसके साथ में Q अपॉन R इंटू एल। अब ज़रा फोकस करिए, Q अपॉन एल ये क्या होता है भाई, ठीक है ना। तो आप लोग पहले मैं पढ़ा चुका हूँ कि लैम्डा इक्वल्स टू होता है Q अपॉन एल के, इसको आप कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व। तो एट द प्लेस ऑफ Q अपॉन एल यू कैन राइट ऑल्सो हेयर लैम्डा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे लैम्डा का यूज़ कर सकते हैं, 1/2π एप्सिलॉन नॉट के, और इसको आप लिखेंगे लैम्डा अपॉन R। अब थोड़ा सा और देखिए, मोस्टली जितने भी फॉर्मूले हैं आपको वहाँ पर 1/4π एप्सिलॉन नॉट के मिलता है, जिसकी आप डायरेक्ट वैल्यू लगा देते हो 9 × 10⁹, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर जब तक ये 4π नहीं होगा तब तक आप इसकी वैल्यू को प्लेस नहीं कर पाएंगे। तो इजीली आसानी के लिए थोड़ा सुविधा रहे और आसानी से आप इसका मान प्लेस कर पाएँ, तो ऐसा कीजिए, तो ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 2 लैम्डा हो जाएगा, 2 × 2 ये 4 हो जाएगा। एंड आप लिखेंगे 1/4π एप्सिलॉन नॉट के, कुछ नहीं किया, वही 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, इससे कि ये वैल्यू 1/4π एप्सिलॉन नॉट हो सके और इसका मान हम 9 × 10⁹ का यूज़ कर सकें। तो यहाँ पर आपका मिल जाएगा 2 लैम्डा अपॉन R। तो ये है आपका रेखीय आवेश घनत्व का सूत्र, ठीक है। सभी को समझ में आया। वेक्टर फॉर्म और आपसे पूछ लिया करते हैं, तो वेक्टर फॉर्म में या वेक्टर रूप में अगर आपको लिखना है, ठीक है ना, तो वेक्टर रूप में अगर आपको लिखना है तो थोड़ा इस तरीके से लिखिएगा कि उसमें आपको दिखाना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड E के ऊपर वेक्टर बनाकर, सामने फिर 1/4π एप्सिलॉन नॉट के। देखिए बहुत सारी बुक्स में 2π लिखा होगा, लेकिन वहाँ लैम्डा के साथ में 2 नहीं लगा हुआ, बस ये ध्यान रखिए 2 लैम्डा अपॉन R, और साथ में अगर आप दिखाएं तो यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर R कैप को आप रिप्रेजेंट करेंगे। यूनिट जो मात्रक होगा वो वही होगा कि न्यूटन पर कूलाम। क्लियर है। तो ये था आपका वेक्टर फॉर्म में। और इसमें साथ में अगर वेक्टर का एक रूप और देख लीजिए, जब ध्यान आ रहा तो उसको बता ही दें, क्योंकि आर वेक्टर का मोस्टली लोग वाग यूज़ इस तरीके से भी कर लेते हैं कि आर वेक्टर अपॉन द मॉड ऑफ आर, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि इसको आप ये भी लिख सकते हैं आर वेक्टर अपन केवल आर लिख सकते हैं, आर यहाँ पर आर वेक्टर का क्या है, मॉड है। तो इस फॉर्मूले का रूप कुछ इस तरीके से हो सकता है, 1/4π एप्सिलॉन नॉट के बन जाएगा, और साथ में 2 लैम्डा, नीचे आर की जगह अब आर स्क्वायर, और साथ में एक आर वेक्टर का निशान आपको और दिखाना होगा। तो कई सारे रूप हो सकते हैं, तो नॉलेज पूरे ढंग से लीजिए, अल्प ज्ञान हानिकारक होता है, इसलिए पूरा ज्ञान लीजिए। अब इसमें एक ऊपर एक मैं एक आपको आंकिक प्रश्न करा रहा हूँ, उसको आप देख लीजिए। प्रश्न आपके सामने है, एक अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित तार का रेखीय आवेश घनत्व 1 माइक्रो कूलम पर मीटर है, इससे 4 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो उसको देखिए किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले जो दे रखा है उसको आप लिखेंगे, तो यहाँ पर दे रखा था रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू दे रखी है 1 माइक्रो कूलम पर मीटर, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि माइक्रो को कैसे चेंज करते हैं, 10⁻⁻6 होता है माइक्रो का मतलब, तो इतना कूलम पर मीटर। क्लियर है। इसके बाद में 4 सेंटीमीटर की दूरी दे रखी है, तो आर का मान 4 सेंटीमीटर है, तो ज़रा फोकस कीजिए 4 सेंटीमीटर पर, ये सीजीएस सिस्टम में है, आपको इस किस में बदलना पड़ेगा, मीटर में। जैसे बताया 100 का भाग लगाइए, नहीं तो मैं जो अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ 10⁻⁻2 का मल्टीप्लाई सीधा, ठीक है, 4 × 10⁻⁻2 का मल्टीप्लाई। आपको भाग थोड़ा कैसे लगते हैं, टफ लगते हैं, ठीक है, तो मल्टीप्लाई थोड़ा आसान। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना हो, 10⁻⁻2 का मल्टीप्लाई कीजिए। इसके बाद में फॉर्मूला ध्यान रखिए, E = 1/4π एप्सिलॉन नॉट, 2π वाला भी कोई याद नहीं करेगा, ठीक है, यही याद रखिए 1/4π एप्सिलॉन नॉट के और 2 लैम्डा अपॉन R। तो अब यहाँ पर सीधा वैल्यू ये बात की गई है वायु के लिए, तो k बराबर 1 रखेंगे, 1/4π एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है 9 × 10⁹ प्लेस करेंगे, 2 × लैम्डा की वैल्यू 1 × 10⁻⁻6,
ठीक इसी तरह से द वैल्यू ऑफ आर, आर का मान कितना 4 इंटू 10⁻²। सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हुआ करे कमेंट बॉक्स में जाकर बोल दिया करें, या मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर अपना कोई भी दिक्कत हुआ करे तो उस पर जाकर आप कह सकते हैं, मैं आपको तुरंत उसका रिस्पांस देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर रिड्यूस करना, रिड्यूसिंग वाली प्रोसेस है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 को आप 9 से डिवाइड कीजिए तो 4.5 आएगा। अब रह गया आपके पास काम केवल 10 की पावर्स का। ठीक है, तो उसको देख लीजिए, 9 ये है, -6 ये लिया साथ में। आधार जब समान होते हैं तो ऊपर की घातें आपस में जुड़ती हैं, -2 ऊपर जाएगा तो प्लस का 2 होगा। इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाए थे। ठीक है, जो स्टूडेंट्स ने नहीं देखे वो सब प्राइमरी बेसिक चीज़ों को समझ सककर अपना सारा जो भी समस्या है उसको दूर कर सकते हैं। ठीक है, दिक्कत दूर होनी चाहिए भाई। लगातार कमी अगर बनी रहेगी तो वहाँ पर आपकी गलती है, गलती में अगर सुधार करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9 और 2 आप 11 कर लीजिए और 11 में से -6 करेंगे तो आपके पास बचेगा 5। ठीक है, तो आपके पास आंसर अब पहुँच चुका है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये का मान आ चुका आपके पास 4.5 इंटू 10⁻5 और मात्रक जरूर लिखिएगा, मात्रक होता है न्यूटन पर कूलाम। तो बहुत जल्दी से इसको अच्छे से नोट कर कितना समझ में आया इसका रिस्पांस दीजिए और मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर इसकी फ़ोटो को सेंड कीजिए, साथ में अपना नाम और क्लास और सेक्शन भी जरूर डालिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।